हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्राउन पब्लिकेशन से हम जो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं उसका एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्राउन पब्लिकेशन से हम एक चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें और क्या हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम अभी केमिस्ट्री बायोलॉजी को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा एक सबसे पहले सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। देखो, हमने एलिमेंट का तो नाम सुना है, एलिमेंट का नाम सुना है, क्लियर, एलिमेंट का सुना होता है। तो एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। एटम में भी कुछ पार्टिकल होते हैं लेकिन सबसे छोटा यूनिट होता है, जैसे मान लो ये है एक एटम। एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन ये है एटम। क्लियर। तो एटम के बारे में, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लियर। ऑक्सीजन का एक एटम है, इस तरह नाइट्रोजन का एक एटम है। अगर नाइट्रोजन के साथ N2 लगा दिए तो नाइट्रोजन का इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आया? अगर एक सिंगल है यानी इसको आप थोड़ी तोड़ सकते हैं, आप ऐसा थोड़ी कर देंगे आधा नाइट्रोजन, नहीं। नाइट्रोजन एक एटम है, लेकिन नाइट्रोजन अगर एक से ज़्यादा एटम होंगे तो उसको मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं। देखो, बेसिक यही समझना है, क्लियर। एटम, देखो, ज़्यादातर अधिकतर एटम होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, हमें पता है। कुछ ही ऐसे एटम होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ एटम के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब फ्री एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावे जो मोस्ट है, अधिकतर है, वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एग्जिस्ट करने के लिए मॉलिक्यूल बना लेता है। सिंपल समझो ना, ऑक्सीजन फ्री एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है। समझ में आया ना? तो अब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, यही लिखा है। और एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, अकेले नहीं रह सकता बेचारा, तो वो क्या करता है, किसी और से रिएक्शन करके ये क्या कर सकता है, मॉलिक्यूल्स बना लेता है या आयंस बना लेता है और फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना? कुछ ही ऐसे नोबेल गैस है जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीली वही एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन कितने एटम होते हैं, 2। दूसरे में कितने थे, 8। तो देखो, जो जिसका आउटर ऑर्बिट फुलफिल हो ऑलरेडी, जिसका आउटर ऑर्बिट ऑलरेडी फुलफिल हो, तो उसको तो किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो फ्रीली रह सकता है ना। जैसे इसके पास 10 है, तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, ये भी पूरा पैक है, तो इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं। ऑर्गन भी पैक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ये भी पैक है, तो ये सब आराम से रह सकता है, अकेले रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इसी के बारे में दिया हुआ ना, इसलिए इसके बारे में दिया है कि ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में? तो एटॉमिक रेडियस, जो एटम होते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं, तो इसके रेडियस को मेजर करते हैं, क्योंकि इतना छोटा होता है कि इसके रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है, बड़ा थोड़ी होता है कि हम इसको मीटर में मेजर कर ले, नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। समझ में आया ना? 1 नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। सब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा होता है, तो आप बताना। हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम। स्मॉलेस्ट किस बेसिस पे करते हैं, किस बेसिस पे भाई? रेडियस के बेसिस पे। हम किसी को स्पेरिकल कोई बॉडी हो तो उसको छोटा, सबसे छोटा किस बेसिस पे करेंगे कि रेडियस सबसे कम, तो रेडियस इसका बहुत कम है, 0.037 नैनोमीटर है। समझ में आया ना? चलिए, एटम हमने देख लिया। तो एटम में अपना सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अब मॉलिक्यूल दिखा देते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है मैं बताता हूँ। मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और
एक या एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम को साथ मिल जाते हैं। ध्यान देना, दो एटम, एग्जाम्पल लेते, ऑक्सीजन अकेले सस्टेन नहीं कर पा रहा था, यानी O2 बन गया ताकि ये लोग रह सके। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। ध्यान देना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। तो आप बोलोगे भैया सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो हमने देखा था एटम होता है। नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसा पार्टिकल जो सेल्फ एग्जिस्टेंस कर सकता है। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सस्टेन कर सकता है, अकेले रह सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। समझ में आया ना? और सारा जो भी एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट में, जो भी सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि सेम एलिमेंट, जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिक्स करके और O2 बना लेगा, या हो सकता है किसी और के साथ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे भी मॉलिक्यूल बना सकता है। क्लियर ना? मॉलिक्यूल बना लिया तो अब ये सेल्फ एग्जिस्टेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं मोल क्या होता है। कुछ नहीं है मोल, मोल एक यूनिट है, बस कुछ नहीं। मोल एक यूनिट है और इसमें यूनिट है किसका? वेट का, समझिए, मास का। कितना सब्सटेंस, सॉरी मास नहीं, नंबर का। नंबर कितना नंबर, मोल में कितना नंबर होगा हमें पता कैसे चलेगा भाई? एक मोल में उतना ही नंबर होता है जितना नंबर 12 ग्राम कार्बन 12 में होता है। ध्यान देना, कार्बन, देखो कार्बन में कई है जिसके एटॉमिक मास किसी के 14 भी है, किसी के 12 है। तो मैं ऐसे कार्बन की बात करता हूँ जिसके एटॉमिक मास 12 है। ठीक है ना? तो 12 एटॉमिक मास वाले कार्बन का हम मान लो ये कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 है। इस कार्बन का 12 ग्राम हम अमाउंट लेते हैं। इस अमाउंट में देखते हैं गिन के भाई कितने इसमें है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है। हमें जितने मिलेंगे ना उसको हम बोल देंगे 1 मोल। जिस तरह हम 1 दर्जन केला लिए और फिर हमें गिन रहे इसमें टोटल कितने हैं, तो हमें देख लिया 12, तो 12 टोटल दिखे ना, तो हम इसको 1 मोल बोल सकते हैं। सिंपल समझो। The mole is defined as an amount of substance which contains equal number of particles as there is atom in exactly। सिंपल है, कार्बन 12 में जितना 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना मिलेगा उतना ही 1 मोल में मिलेगा। समझ में आया ना? इसमें जितना, इसमें अगर 100 है तो इसमें भी 100 मिलेगा। तो इसमें एक्चुअली इसमें होता कितना है, कितना नंबर होता है? इसमें होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल कितना होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैंने बताया था गिनती करना है आपको। 1 दर्जन में अगर 12 केले होते हैं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.22 इंटू 10⁻23। मैं इसी को ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना? समझ में आया ना? 1 मोल में, मोल होता क्या है, हम एक तरफ रख दिए 1 दर्जन केला, तो हम गिन के बता देंगे ना भाई 12 केला है। तो सेम एक तरफ हम कार्बन के, सिंपल है, कार्बन का 12 ग्राम लिए। कार्बन में कौन कार्बन? जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसका 12 ग्राम लिए। फिर हम इसमें गिनती करें भाई कितने पार्टिकल है, तो पार्टिकल आए इसमें इतना पार्टिकल है, तो हम बोल देंगे भाई ये 1 मोल के बराबर है। समझ में आना? कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सिंपल समझो ना, 12 ग्राम आपने सरसों या कोई छोटे से पार्टिकल 12 ग्राम आपने लिया सैंड, फिर आप इसकी गिनती करो तो बहुत सारा सैंड निकलेगा ना। सेम इस तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सेम यहीं पे है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? ऑब्वियसली ये तो सिंपल, 1 मोल का मतलब ही इतना है, तो ऑक्सीजन एटम में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अगर पूछेगा तो इसमें इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी करेगा उसमें इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एवोगाड्रो ने दिया था, तो आप इसको याद कर सकते हो। एवोगाड्रो नंबर से सिंपल आपसे पूछा जाता है।
एटम में आप देखो, हमें लग रहा था एटम सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है, लेकिन एटम में भी बहुत चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। हमें पता है ना कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले ऑर्बिट में 2 हमने डाल दिया, हमारे पास 4 ही बचा, तो आउटर में तो 4 ही होगा ना, 2 तो खत्म हो गया ना हमारे पास, डाल दिया, 2 इस बॉक्स में डाल दिया, 2 इस बॉक्स में डाल दिया, तो हमारे अगले में बॉक्स में जो बचेगा उसमें 4 ही डाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे डाल तो सकते हैं मैक्सिमम 8, लेकिन हमारे पास 4 ही बचा है ना, तो ये ठीक है ना। तो जो ये बीच वाले होते हैं, बीच वाले, ये बीच वाले, बीच में होते क्या क्या है, हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, ऑर्बिट में ऑर्बिट करता रहता है, घूमता रहता है, तो बीच में ये क्या बचे? बीच में बचेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बताया था ना, आप देखो, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, इन दोनों को साथ में हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी सेंटर पे ये दोनों बैठे रहते हैं आराम से। घूमने का काम इलेक्ट्रॉन का, ये बेचारा बैठा रहता है। क्या कौन कौन बैठा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन टोटल को साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। देखो, यही सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और सारे एटम में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में तो 2 लोग ऑलरेडी बैठा हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये बेचारा क्या करता रहता है? घूमता रहता है, इनको जगह ही नहीं, न्यूक्लियस में इसको जगह नहीं मिलती है। न्यूक्लियस में 2 लोग पहले ही बैठा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये बेचारा घूमता रहता है ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में। मैं दिखाऊंगा कौन ऑर्बिट। दे रिवॉल्व्स रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स सर्कुलर पाथ नोन एज एनर्जी लेवल या सेल्स बोलते हैं। यानी जो ऑर्बिट होता है ना, जिस पे घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? या तो एनर्जी लेवल बोलते हैं या तो सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। पहले सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल। मैं आपको सेल के बारे में अब डिटेल में यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ चलिए, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था किसने? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम किस एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे मूव करते हैं? एनर्जी लेवल पे या सेल्स पे। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? ये इसको द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन एटम वाज शोन बाय, किसने शोन किया था? गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन या यूजीन गोल्डस्टीन बोलते हैं इनको। ठीक है ना, यूजीन गोल्डस्टीन। इसी ने बताया कि यार प्रोटॉन भी होता है एटम में, क्योंकि पहले हमें पता था इलेक्ट्रॉन, इसने बताया नहीं भाई प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि आप देखो, since an atom as a whole is electrically neutral, therefore the number of electron outside the nucleus is equal. Obviously, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल निगेटिव और न्यूट्रल है, तो यहाँ पे अगर -5 है तो यहाँ पे +5 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को जोड़ के न्यूट्रल कर देगा। समझ में ना। तो इसीलिए अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल बाहर से दिखता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिट करे उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे। ये बात है। ठीक है ना। प्रोटॉन को डिस्कवर किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। आप यहाँ पे देखो, इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, इसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है ना। अब देखो, वेयर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन आयन वाज। देखो, हाइड्रोजन गैस था ना, हाइड्रोजन गैस, उससे जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया, ध्यान देना, हाइड्रोजन से जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया, ये किस तरह बन गया? ये प्रोटॉन बन गया। प्रोटॉन क्या होता है? H+। ठीक है ना। प्रोटॉन क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। ठीक है ना। जो पॉजिटिव जिस पे चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, क्योंकि बेचारे से इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है। सेकेंड न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? जेम्स चैडविक के द्वारा। और बाई कैसे किया गया? बम्बार्डमेंट ऑफ द एलिमेंट बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल।
देखो बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट किया गया, किसके द्वारा? अल्फा पार्टिकल इस पे दे मारते थे, इससे के कारण न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन के पास अपना कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान देना हमारे पास दो है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कुछ नहीं, ठीक है ना। दे आर इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होते, याद रखना। हाइड्रोजन में ये नंबर कैसे निकालना है ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर निकालते हैं, ठीक है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मतलब ये नियरली इक्वल होते हैं प्रोटॉन से, ये भी हम आपको देखेंगे। न्यूट्रॉन अलोंग विद द प्रोटॉन, ये दोनों कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? न्यूक्लियस पे, और इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इस दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये तो ना हम देख लेते हैं ये इसको। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E, प्रोटॉन का सिंबल है P, न्यूट्रॉन का सिंबल है N। नेचर कैसा होता है? ये निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, हमने देख लिया। इसका लोकेशन कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन होता है आउटसाइड न्यूक्लियस, इसका लोकेशन होता है न्यूक्लियस पे, इसका लोकेशन न्यूक्लियस पे। तो इन दोनों का लोकेशन न्यूक्लियस पे, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। रिलेटिव चार्ज इसका कितना होता है? देखो एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज क्या है? रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है, इसके +1 और इसके 0, लेकिन एब्सोल्यूट चार्ज हमसे पूछा नहीं जाएगा। एब्सोल्यूट चार्ज इसका होता है -1.602 इंटू 10⁻19। इसके वही होते हैं चार्ज, लेकिन प्लस में, इसके 0। रिलेटिव मास इसके देख लीजिए, इसके होते, अगर मान लो रिलेटिव मास किस सेंस में कर रहे हैं, अगर इसका 1 है तो इसका 1 से कम होगा, 1 से ऑलमोस्ट 1840 डिवाइड करेंगे, मतलब इसका अगर मान लो एग्जांपल है, प्रोटॉन का मास अगर 1840 ग्राम होगा ना, मान लो एग्जांपल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1840 ग्राम डिवाइडेड बाय 1840 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम होगा। सिंपल है, इससे 1840 भाग करेंगे तब इलेक्ट्रॉन का मास आएंगे, मतलब इससे कम मास है इसका। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन का? तो भाई ऑब्वियसली प्रोटॉन का, क्योंकि इसमें माइनस जो चार्ज है -24 है, इसमें -28 है, तो माइनस जितना ज्यादा होता है नंबर उतना छोटा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में सबसे छोटा कम मास किसका होता है? तो आप बता देना मास सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हम रिलेटिव चार्ज भी, रिलेटिव भी इन दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि इसका अगर +1, इसको हम +1 मान लेंगे तो ये ऑब्वियसली -1 हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली रिलेटिव चार्ज तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ना। डिस्कवरी तो हमने देख लिया, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। ऑब्वियसली हम सबको पता है, ऑब्वियसली हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता चला होगा, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ये सब हमें पता चल गया। क्लियर? आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना अगर आपको समझ आया तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं। अभी फ़ी बहुत कम है, और इसके बाद देखो एक कम है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मैसेज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।